लर्नर, आज हम इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड के पार्ट ए देखेंगे, जिसके अंतर्गत द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड डिमांड फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन जानकारी को लेने से पहले हमें कुछ बिंदु पर विचार करना होगा, जैसे व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट से मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स। तो ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इन्वेस्टर का स्वभाव, नेचर कैसा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में ये लोग रैशनल नेचर के होते हैं, क्योंकि इरैशनल नेचर वाले व्यक्ति विशेष का अर्थशास्त्र में कोई योगदान नहीं होता। दूसरा जो बिंदु है वह है व्हाई डू वी डिमांड कमोडिटी। हम वस्तु का मांग क्यों करते हैं। तो निश्चित तौर पे वस्तु में ऐसी कुछ गुण होगी जिसके कारण हम वस्तु का मांग करते हैं। अर्थशास्त्र में इस गुण को हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिफाइन यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। मान लीजिए कि हमें लिखने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे हम ऐसी वस्तु का चुनाव करेंगे जिसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता हो। तो वह वस्तु या तो कलम होगा या पेन। तीसरा जो बिंदु है वो जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि जनरली देखा गया है कि लोग डिजायर, वांट तथा डिमांड को एक ही अर्थ में लेते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। जहाँ तक डिजायर की बात है तो डिजायर मीन्स जस्ट अ विश टू हैव अ कमोडिटी। मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति है और उसके पास मात्र 200 रुपया है और वह कार खरीदना चाहता है। तो कैन इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल टू परचेज विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन मनी। तो ऐसी स्थिति में यह डिजायर ना तो वांट होगा ना डिमांड होगा। तो अब क्वेश्चन है कि किस तरह के डिजायर को हम वांट कहेंगे। एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट, बट desire can become a want when it is backed by sufficient purchasing power and willingness to satisfy it। पहले के ही एग्जाम्पल में मान लीजिए कि अब वह व्यक्ति लॉटरी जीत जाता है और उसके पास कार खरीदने के लिए सफिशिएंट मात्रा में मुद्रा हो जाता है। तो अब इसका डिमांड, अब इसका जो डिजायर है वह वांट में कन्वर्ट हो गया। जहां तक डिमांड की बात है तो डिमांड इज रिलेटेड टू दैट वांट व्हिच हैव टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से आपने देखा कि डिजायर, वांट तथा डिमांड एक जैसा टर्म नहीं है।
अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू डिफाइन डिमांड। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। इस डिफिनीशन में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको इसने शामिल कर रखा है। पहला, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। दूसरा, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। तीसरा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एंड चौथा, पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर पीरियड ऑफ टाइम माइट बी एन आवर, अ डे, अ मंथ और अ ईयर। प्रायः हम लोग डिमांड को 2 रूप में देखते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So it is related to a specific consumer. Now, market demand refers to the quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible price during a period of time. So, यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट में वस्तु विशेष को जितने भी कंज्यूमर्स हैं डिमांड करते हैं उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे, जबकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जितनी मात्रा का डिमांड किया जाता है वह इंडिविजुअल डिमांड होगा। सिंस इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ ए कमोडिटी, सो वी कैन से दैट market demand is also the summation of all individual demand of a commodity in the market। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एक मछली मार्केट का इमेज ले सकते हैं और ये इमेज में आप देखें कि मछली खरीदने के लिए लगभग 5 व्यक्ति खड़े हैं। तो इस व्यक्ति के द्वारा अलग अलग जो मांगी गई मात्रा है वह तो इंडिविजुअल मांग होगा और इन सब के द्वारा जो टोटल मांग है वह बाजार मांग होगा। इस तरह से हम लोगों ने व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के बारे में जानकारी प्राप्त की। Individual demand as well as market demand can be represented in various ways as demand schedule, demand curve and algebraic expression। जहाँ तक डिमांड शेड्यूल की बात है तो इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस एज्यूम that A and B are 2 consumers for commodity X in the market। टेबल 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है जो इंडिविजुअल मांग को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे जो पार्ट हैं उसमें मार्केट डिमांड शेड्यूल दिख रहा है जो कि मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ गुड एक्स रुपीज में है जो 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है। इस विभिन्न प्राइस पर कंज्यूमर ए के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है वह
3, 4, 2, 1 है। वहीं पे कंज्यूमर बी के द्वारा मांगी गई मात्रा 5, 4, 3, 2 है। इन्हीं कंज्यूमर की मदद से हम मार्केट डिमांड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि ₹1 पर प्रति इकाई कीमत पर कंज्यूमर ए 4 इकाई खरीदने के लिए तैयार है, जबकि कंज्यूमर बी इसी कीमत पर 5 इकाई खरीदने के लिए तैयार है। जब हम 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9 इकाई होगा। तो ये 9 इकाई इस कीमत पर कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के द्वारा मांगी गई मात्रा को बताता है, इसलिए यह मार्केट डिमांड होगा। तो इंडिविजुअल डिमांड को बताने वाला जो टेबल होगा उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। वहीं पे मार्केट डिमांड को बताने वाला जो टेबल होगा उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। सो डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड at different prices। अब हम यहाँ पर एक बिंदु पर विचार करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो डिमांड इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, rather it changes with change in price, whereas quantity demanded is related to that specific quantity which a consumer is ready to purchase against a specific price। यह जो टेबल 1 है उसमें आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ₹1 प्रति इकाई पर जो कंज्यूमर ए 4 इकाई मांग करने के लिए तैयार है, तो यह इसकी कीमत 1 पर मांगी गई मात्रा हुआ। लेकिन जब यही कंज्यूमर विभिन्न कीमतों पर, कीमत 1 पर, कीमत 2, 3 और 4 पर आप देख रहे हैं कि वह विभिन्न मात्रा में वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है, तो इन सब को एक गिवन पीरियड में बताने वाला जो शेड्यूल होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड शेड्यूल कहेंगे। और इस डिमांड शेड्यूल को ही हम डिमांड कह सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि डिमांड शेड्यूल का संबंध एक दिए हुए समय में विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा से है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड का संबंध एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा से है। नाउ डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपने जो देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो उसी को यहाँ पर ग्राफिकली कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कंज्यूमर ए के लिए ये आपका डिमांड कर्व है, कंज्यूमर बी के लिए ये जो दूसरा आप देख रहे हैं वो डिमांड कर्व है, और इन दोनों के हॉरिजेंटल समेशन से मार्केट डिमांड ये डी बना है। आप देख रहे हैं कि जब कीमत 1 है तो कंज्यूमर ए इस डिमांड कर्व के अनुसार 4 इकाई खरीदने के लिए तैयार है। वहीं पे जब कीमत 1 है तो कंज्यूमर बी इसी कीमत पर 5 इकाई खरीदने के लिए तैयार है। तो मार्केट डिमांड से स्पष्ट है कि इसी कीमत पर कुल जो डिमांड है वो 9 इकाई के बराबर है, जिसमें से 4 इकाई कंज्यूमर ए का और शेष इकाई कंज्यूमर
बी से संबंध रखता है। तो इस तरह से हम हॉरिजेंटली समेशन करके मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, दो चीज़ों पर विचार करना जरूरी है। पहला यह कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इसके बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये ग्राफ का कुछ अपना गुण है, जिसमें यह है कि हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे प्रायः इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है एज पर द रूल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इकोनॉमिक्स में जस्ट इसका अपोजिट है। आप देख सकते हैं इस डिमांड कर्व में प्राइस जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको OY पर रखा गया है, वर्टिकल एक्सिस पर रखा गया है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को OX पर रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जहाँ तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात है, तो हम डिमांड को अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन द अबव डायग्राम वी यूज अ लीनियर डिमांड कर्व both for individual as well as market. This linear demand curve is based on the following expression. Here QD equal to A minus BP. कंडीशन है कि 0 लेस देन इक्वल P और P less than equal A upon B. When price of the commodity is more than A upon B, then QD equal to 0. देखने से स्पष्ट है। और यहाँ पर QD रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, P रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, A रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट इंडिकेटिंग क्वांटिटी डिमांडेड इवन एट जीरो प्राइस, B रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व which is equal to del Q upon del P. It indicates changes in quantity for unit change in price. Let us suppose there are two consumers in the market and their demand curves in algebraic expressions are as: for consumer A, Qx is equal to 10 minus P, condition is there, 0 less than equal P, P less than equal 10. For consumer B, demand Qx is equal to 15 minus P, condition 0 less than equal P and P less than equal 15. By adding up 1 and 2 we get market demand. So market demand is equal to 25 minus 2P. Conditions: 0 less than equal P, P less than equal 25 upon 2. When price is in between 10 and 15, then we see that market demand Qx is equal to 15 minus P. Now there is only one consumer in the market, that is market demand is equal to the demand for consumer B. So in this way we can represent
the demand, not only the function, not only the schedule, but curve as well as the algebraic expression. अब हम लोग डिमांड फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करें. So demand function is the functional relationship between quantity demanded for a particular commodity and its determinants. तो यहाँ पे चूंकि डिमांड दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड. सो वी हैव अ टू डिमांड फंक्शन. One is individual demand function or second one is market demand function. Individual demand function is expressed as dx equal to function of px, pr, y, t and e. Whereas market demand function is expressed as dx is equal to function of px, pr, y, t, e, n and yt. Here mkt dx is represent market demand for commodity X, Px represent price of commodity X, Pr price of related goods, Y represent consumers income, T represent consumers taste and preferences, E represent consumers expectation, N represent population size and YD represent the distribution of income, means distribution of national income. Now we will understand the effects of each factor on quantity demanded when we assume other things remaining constant. Means जब हम किसी खास फैक्टर के प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे तो जितने जो अन्य फैक्टर्स हैं उसको हम स्थिर मान लेंगे और उस के लिए हम लोग यूज करते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट. फर्स्ट जो फैक्टर्स है प्राइस ऑफ कमोडिटी. व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट it inversely affect the demand for a commodity. In other words, the demand for a commodity contracts with its own price and extends with a fall in its own price. इसका महत्वपूर्ण रोल हुआ जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाता है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में संकुचन कहते हैं, और जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं. अब जहाँ तक दूसरा फैक्टर्स है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो इस आधार पर हम दो प्रकार के गुड्स को देखेंगे. वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in the place of one another for satisfaction of a particular want. Examples: tea and coffee, Pepsi and Coke, ball pen and ink pen, etc. When price of substitute good increases, demand for a given good rises and vice versa.
उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है, तो कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूट है टी, उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? कि कॉफ़ी की कीमत अधिक होने से कॉफ़ी की डिमांड कम होगी, तो कॉफ़ी के डिमांड कम होने से जो जगह खाली हुआ उसकी पूर्ति किससे किया जाएगा? तो टी से। तो इसीलिए टी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन इन बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड द डिमांड ऑफ गिवन गुड। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want. As for example, pen and ink, bread and butter, car and petrol, etc. When price of a complementary good increases, demand for a given good falls and vice versa. उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि अगर कार की कीमत बढ़ जाती है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कार की मांग कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेटेड गुड्स के प्राइस पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, जबकि कम्प्लीमेंट्री गुड्स में यह इन्वर्सली अफेक्ट करती है। इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। इस आधार पर भी हम दो अन्य प्रकार के वस्तु देखेंगे। वन इज नॉर्मल गुड्स एंड सेकेंड वन इज inferior goods. In case of normal goods, there is a positive relationship between income and quantity demanded. Other things remaining constant, quantity demanded increases in response to increase in consumers' income and vice versa. एग्जाम्पल के तौर पे दीज आर बेटर इन क्वालिटी लाइक फुल क्रीम मिल्क। वहीं पे इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर इज अ निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, quantity demanded decreases in response to increase in consumers' income and vice versa. These goods are lower in quality, like toned milk. यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखना है दिमाग में, वह ये है कि inferiority is a relative concept which is not based on the consumer's taste but the income level of the consumer. इसको ध्यान में रखना जरूरी है। Now the question कि do you know the given goods? given goods को समझने के लिए हमें यहाँ पर इस टेबल के बारे में देखना है। इस टेबल में आपने देख रहे हैं कि हमने 3 गुड्स लिया है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। यहाँ पर हमने 3 तरह के इफेक्ट को दिखाया है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाने के कारण अगर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो यह केस नॉर्मल केस में आएगा। सो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो गया।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह वस्तु जिसकी कीमत कम हुई है वो अपेक्षाकृत सस्ता हो गया है, तो दूसरे जो इसके रिलेटिव वस्तु हैं उसके मांग कम कर देने से इसके मांग में जो वृद्धि होगी उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जिसके कारण प्राइस इफेक्ट निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब कि वस्तु की डिमांड और प्राइस इफेक्ट में इन्वर्सली रिलेशन है। यहाँ पर आपने देखा कि जब कीमत कम होती है तो नॉर्मल गुड्स का मांग बढ़ जाता है। तो यह जो रिलेशनशिप है इसी को हम लोग निगेटिव कहेंगे, प्राइस इफेक्ट निगेटिव कहेंगे या इन्वर्सली रिलेटेड कहेंगे। वहीं पे इन्फीरियर गुड्स पे अगर हम विचार करें तो इन्फीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कौन ज़्यादा मजबूत है, इस बात पर निर्भर करता है कि यह केवल इन्फीरियर गुड्स होगा या गिवन गुड्स होगा। जब निगेटिव इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कमजोर है तो ऐसी स्थिति में यह गिवन गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट होगा निगेटिव होगा, इन्फीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट निगेटिव होगा। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट इन्फीरियर गुड्स का जो निगेटिव है वह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव से ज़्यादा मजबूत है तो उसका प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसे जो इन्फीरियर गुड्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, गिवन गुड कहेंगे। सो गिवन गुड इज दैट इन्फीरियर गुड whose income effect is negative but price effect is positive। अब हम नेक्स्ट फैक्टर्स जो कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज इसके प्रभाव को जानने की कोशिश करें। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट्स, new invention, etc. Other things being equal, demand for those goods increases for which consumers develop a strong taste and preferences. Contrary to it, if taste and preferences for a product is fading, its demand will decrease। तो इस तरह से टेस्ट और प्रेफरेंस भी वस्तु के मांग को प्रभावित करता है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स a significant change in availability of the concerned commodity in the near future, he may decide to change his present demand for the commodity। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कंज्यूमर को लगता है कि आने वाले समय में इस वस्तु की अभाव हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, दिए हुए कीमत पर ही इस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेगा। तो आपने देखा कि एक्सपेक्टेशन भी वस्तु के मांग को प्रभावित करता है। नाउ द पॉपुलेशन साइज, डिमांड इंक्रीजेज with the increase in population and decreases with decrease in population। कारण यह है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज करता है तो बाजार में कंज्यूमरों की संख्या
बढ़ जाती है, जिसके कारण मार्केट डिमांड बढ़ जाता है। पॉपुलेशन के साइज के साथ साथ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कुल पॉपुलेशन में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है तो बाजार में किस वस्तुओं का मांग ज़्यादा होगा, वह उसी वस्तुओं का मांग ज़्यादा होगा जिसकी मांग लेडीज लोग करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी वस्तु की मांग पर पॉपुलेशन के साइज और कंपोजिशन का भी प्रभाव पड़ता है। लास्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ national income in the society. If national income is equitably distributed, there will be more demand. If income is not equitably distributed, there will be less demand. दूसरे केस में आप समझ सकते हैं कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होगा तो कहने का मतलब यह है कि इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा कुछ एक धनिकों के पास होगा, जबकि इनकम का कम हिस्सा बहुत सारे लोगों के पास होगा, जिसके कारण बाजार की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। इस तरह आज हमने क्या सीखा, तो सबसे पहला कि डिजायर, वांट एंड डिमांड आर नॉट आइडेंटिकल टर्म्स। दूसरा, डिमांड इंक्लूड्स 4 essential elements. First, quantity of the commodity. Second, willingness and able to pay. Third, price of the commodity. And fourth, period of time. उसके बाद हमने देखा कि डिमांड कैन बी represented in different ways, like demand schedule, demand curve, and also in algebraic expression. उसके बाद हमने ये भी जाना कि मांग को प्रभावित करने वाला एक नहीं बल्कि कई फैक्टर होते हैं। तो डिमांड फंक्शन के अंतर्गत हमने देखा कि जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम हम कर लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स के परिवर्तन से मांग में क्या परिवर्तन होता है, इसको हमने देखने की कोशिश की। जहाँ तक प्राइस ऑफ द कमोडिटी है तो आपने देखा कि इन दैट केस इट इज इन्वर्सली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। जहाँ तक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है तो इसके अंतर्गत हमने 2 कमोडिटीज़ के बारे में विचार किया। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स we see direct relationship between price of substitute goods and the given commodity. And in the case of complementary goods हमने देखा कि there is a inverse relationship between the changing price of complementary goods and the quantity demanded of
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जहाँ तक इनकम ऑफ कंज्यूमर्स की बात है तो इसके अंतर्गत भी हमने दो प्रकार के वस्तु को देखने की कोशिश की, जिसका प्रभाव नॉर्मल गुड्स में हमने देखा कि इनकम प्रभाव पॉजिटिव है, जबकि इन्फीरियर गुड्स में इनकम प्रभाव निगेटिव होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब फेवरेबल होता है तो क्वांटिटी डिमांड पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जब अनफेवरेबल होता है तो इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, जो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, यह भी प्रभावित करता है सिचुएशनली। साइज ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रभाव करता है, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ता है। और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम का, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मांग बढ़ेगा, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मांग घटेगा। इन दिस वे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इस तरह आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो चीज़ें डिमांड के अंतर्गत हैं उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।